बरगद के दरख्त के नीचे गांव के किनारे एक बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें सदियों से जमीन में इस तरह फैल गई थीं जैसे याददाश्त की रगें हों। उसने नस्लों को जीते और मरते देखा था, उनकी खुशियां और दुख हवा के जरिए अपने पत्तों में समेट लिए थे। उसी दरख्त के नीचे आयशा हर शाम बैठती, उसकी नजरें इस गिर्द आलूद रास्ते पर जमी होती जो गांव से दूर कहीं जाता था। वो अक्सर सोचती कि इस रास्ते के आखिर पर क्या है, आज़ादी, एक बेहतर जिंदगी, या फिर बस ऐसा ही कोई और गांव जहां औरतें इसलिए पैदा होती हैं कि खिदमत करें और खामोशी से झीलती रहें। 25 साल की उम्र में ही आयशा के बालों में चांदी की लकीरें उतर आई थीं। इसके सख्त मेहनती हाथों पर सालों की मुशक्कत के निशान थे, लेकिन उसके थके हुए चेहरे के बावजूद उसकी गहरी आंखों में एक खामोश आग जल रही थी। उसके वालिद की मौत अचानक हुई, एक बीमारी जो तूफान की तरह आई और पीछे सिर्फ खला छोड़ गई। तब आयशा सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसने फौरन अपने नए किरदार का बोझ समझ लिया। उसकी माँ अम्मा गम से निढाल होकर गिर पड़ी थी और उसके 2 छोटे भाई, जो अभी स्कूल जाने की उम्र के भी ना थे, उसके आंचल से लिपटे हुए थे। रिश्तेदार हस्बे रिवायत मशवरे लेकर आ गए। इसे जल्दी ब्याह दो, उसके चचा ने सख्ती से कहा। एक लड़की का घर में होना बोझ है। लेकिन आयशा आगे बढ़ी। इसकी आवाज हल्की थी मगर अल्फाज पहाड़ों की तरह मजबूत। मैं नहीं जाऊंगी, मैं काम करूंगी, अम्मा और भाइयों का ख्याल रखूंगी। बुजुर्गों ने सर हिलाया। एक औरत अकेले घर चलाए, नामुमकिन। लेकिन आयशा ने परवाह ना की। उसने अपने वालिद की पगड़ी सर पर बांधी और फजर के वक्त खेतों की तरफ निकल गई। पहले ही दिन उसके हाथ हिल जूतते हुए लहूलुहान हो गए। सूरज ने उसकी जिल्द को इस कदर झुलसाया कि छाले पड़ गए, फिर भी वो ना रुकी। रात को जब अम्मा चुपके से ओंचल में आंसू बहाती, आयशा आहिस्ता से कहती, अम्मा, मैं हमें एक बेहतर जिंदगी दूंगी, ये मेरा वादा है। साल गुजर गए। मेहनत कभी आसान न हुई, लेकिन आयशा के बाजू मजबूत हो गए, उसकी कमर सीधी रही। वो गंदम और सब्जियां बोती, दूर के कुओं से पानी भरकर लाती और बाजार में अपनी पैदावार बेचती। लेकिन गांव वाले जमीन से भी ज्यादा सख्त निकले। ऐसी औरत से कौन शादी करेगा जिसके हाथ मर्दों जैसे हैं, वो ताने देते। ये जरूर बेशर्म है, बाजार में मर्दों से बात करती है। औरतें इसकी पीठ पीछे सरगोशियां करती। पहले तो आयशा ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उनके अल्फाज अम्मा के दिल में जहर भरने लगे। तुम्हें अपनी जिंदगी का भी सोचना चाहिए, अम्मा ने एक रात कहा, हाथ मिलते हुए। औरत का फर्ज अपने शौहर के लिए होता है, खेतों के लिए नहीं। आयशा की आंखों में नरमी उतर आई। मेरा फर्ज आपके लिए है अम्मा, और अपने भाइयों के लिए, जब तक वो अपने पांव पर खड़े ना हो जाएं। लेकिन दिल के किसी कोने में शक का एक बीज बो दिया गया था। क्या वो वाकई तन्हा ही मर जाएगी, अपनी जवानी एक बेकदरी रास्ते पर कुर्बान करके? हाश हाश। फिर तूफान आया। उन्होंने सून के मौसम के बीच काले बादल, चीखती हवाएं और बारिश के ऐसे पर्दे जो खेतों को दलदल में बदल गए। आयशा बेबसी से देखती रही जैसे उसकी फसलें आंखों के सामने जमीन बोस हो रही हों। सुबह तक उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो बमुश्किल 2 हफ्ते का राशन लाने के लिए काफी थी। मायूसी के आलिम में वो जमींदार के पास कर्ज मांगने गई। जमींदार एक मोटा आदमी था, जिसकी आंखों में लालच नाचता था। उसने आयशा की बात बड़े हमदर्द लहजे में सुनी, फिर मुस्कुरा दिया। शायद हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लें, उसने कहा। उसकी निगाहें आयशा पर सांप की तरह रेंगती रहें। आज रात मेरे घर आओ, तुम्हारा कर्ज मुआफ हो जाएगा। एक लम्हे के लिए आयशा के घुटने कांप गए। भूख उसके पेट में चीख रही थी। उसके भाइयों को खाने की जरूरत थी, अम्मा को दवा चाहिए थी। लेकिन फिर उसके वालिद की आवाज याद आई, हमारी इज्जत सोने से ज्यादा कीमती है। आयशा ने ठोड़ी ऊंची की। अपने गंदे पैसे अपने पास रखो, उसने नफरत से कहा, और वहां से निकल आई। इस रात वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठी, आंसुओं के पार सितारे देखते हुए। या अल्लाह, उसने सरगोशी की, मुझे ताकत दे, मुझे टूटने न देना। अगली सुबह आयशा सूरज निकलने से पहले उठ गई। इसका अज़्म फौलाद की तरह सख्त हो चुका था। अगर दुनिया उसे तोड़ने पर तोली थी, तो वो बार बार उठेगी जब तक दुनिया थक न जाए। उसने जंगल से खुद रू बीज इकट्ठे किए और उन्हें एहतियात से बोया। उसने सरकंडों से टोकरियां बनाई और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ सके कमाए। उसके हाथों में दर्द था, लेकिन दिल में हिम्मत की धड़कन थी। एक दिन जब वो बाजार में सब्जियां बेच रही थी, एक औरत उसके पास आई। वो एक शहर की एनजीओ से थी, जो देही खवातीन की मदद करती थी। ये खेत तुम अकेली संभालती हो? औरत ने हैरत से पूछा। आयशा ने शर्म से सर हिलाया।
NGO ने इसे एक छोटा सा कर्ज और नामियाती खेती की तरबियत देने की पेशकश की। पहली बार आयशा ने आगे का रास्ता देखा। महीने गुजरते गए और आयशा के खेत ने नया रंग पकड़ लिया। उसने जड़ी बूटियां और खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली फसलें उगाईं। उसने इतनी बचत कर ली कि अपने सबसे छोटे भाई ज़ियान को करीबी कस्बे के स्कूल भेज दिया। लेकिन कामयाबी नए मसाइल लेकर आई। गांव की औरतें जो पुरानी रवायात में जकड़ी थीं, उस पर तकब्बुर का इल्जाम लगाने लगे। एक दिन वो उसके घर के बाहर इकट्ठी हो गईं। तुम शर्म का बाइस हो। औरत का मकाम मर्द के पीछे है, उसके आगे नहीं। आयशा सीधी खड़ी रही। इसकी आवाज नहीं कांपी। मैं काम इसलिए करती हूँ ताकि मेरे भाई भीख न मांगें। मैं काम इसलिए करती हूँ ताकि अम्मा पेट भर के सो सकें। अगर ये शर्म की बात है तो मैं ये शर्म फख्र से उठाती हूँ। इसके अल्फाज मजमे में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया हो। कई साल बाद आयशा एक बार फिर बरगद के दरख्त के नीचे खड़ी थी। अब वो 30 साल की थी। उसके चेहरे पर मुशक्कत की लकीरें थीं, मगर आंखें सुकून से जगमगा रही थीं। खेत एक छोटे से कारोबार में बदल चुका था। उसके भाई तालीम मुकम्मल कर चुके थे। अम्मा अब रात को नहीं रोती थीं। कुछ नौजवान गांव की लड़कियां उसके सामने बैठी थीं, आंखों में हैरत और उम्मीद लिए। तुम्हें वो जिंदगी कबूल करने की जरूरत नहीं जो ये लोग तुम्हें देने पर तोले हैं, आयशा ने नरमी से कहा। औरत के हाथ सख्त हो सकते हैं, इसकी कमर थक सकती है, लेकिन उसका दिल पहाड़ों की ताकत रखता है। एक लड़की ने शर्म से हाथ उठाया। क्या हम आप जैसी बन सकती हैं? आयशा मुस्कुराई, आंखों में नमी चमकती हुई। हाँ, मुझसे भी ज्यादा मजबूत। और जैसे ही बरगद के पत्ते हवा से सरसराए, वो लगे कह रहे हों, वो जुड़ बन गई है जो दूसरों को सहारा देती है। सच्ची ताकत दौलत या इख्तियार में नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और हर शिकस्त के बाद दोबारा उठने की हिम्मत में है। एक औरत का हौसला न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी रोशनी दिखा सकता है।